रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर इस वक्त हमारे साथ एक फ़र्द मौजूद है, मोहम्मद इकबाल उसका नाम है, और उसका ये कहना है कि उसका भांजा कत्ल हुआ है इसी साल, लेकिन उसकी FIR अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हो सकी। इकबाल साहब, क्या वजूहत हैं, क्यों अभी तक आप लोगों की जो FIR है वो रजिस्टर नहीं हुई? सर, FIR इन्होंने बहुत लेट रजिस्टर की है, लेकिन उसकी अहम जो वजह है कि ये 9 FIR लेट रजिस्टर हुई। 9/4 को इन्होंने ये मर्डर हुआ है सर, तो 9/4 को इन्होंने वहाँ से हॉस्पिटल से लिया, इनको बच्चे को लेके गए। इलाका कौन सा था? मैं ये सदकाबाद, रफ़ात कमर मेरा तफ्शीशी है सर। और मज़े की चीज़ कि मैं उसका मामू हूँ, सका। ठीक है जनाबे वाला, जो कत्ल हुआ है, जो कत्ल हुआ है मेरा वो सका बन जाए। उसका और कोई बहन भाई नहीं है। उसका वालिद साहब है, जबकि मजदूर है, वो फिफड़ों का मरीज़ है। उसने मुझे पावर अटारनी दी, रफ़ात कमर मेरे आईओ के कहने के ऊपर कि चाचा आप इसको स्टाम्प दे दें। स्टाम्प दे दिया। मैं फिर उसके बाद उसके पास गया, मैंने मुजरमों के नाम दिए, उसने आज तोड़ी मुजरमों के नाम नहीं डाले। नंबर 1। नंबर दूसरी बात ये है कि मैं कोर्ट में गया, बाई ए में कोर्ट में जाके तो उसने मेरा बयान लिखा। ठीक है, उस बयान नज़ा, जबकि पुलिस आरिफ मोबाइल गाड़ी के था जो मौके के ऊपर गया, आरिफ नामी सब इंस्पेक्टर है। यानी फौत होने से पहले उसने बयान दिया है? बयान दिया है। मरने से पहले वो 5 घंटे ज़िंदा रहा है। उसको जब 3 फायर लगे हैं वो 5 घंटे ज़िंदा रहा है। उसने आरिफ नामी ने उसका बयान नज़ा नोट किया, हॉस्पिटल में बयान नज़ा नोट किया, वहाँ पर मौके पर बयान नज़ा नोट किया। उसके बाद मैंने CPO रावलपिंडी को एप्लीकेशन दी है, खुद मैं पेश हुआ हूँ, कई हज़ार मरतबा मैं उसके पास पेश हुई हूँ। उसने कोई मेरी बात नहीं सुनी, सुनवाई नहीं हुई आपकी? सुनवाई नहीं हुई। फिर मैं एंटी करप्शन में गया हूँ। एंटी करप्शन में अब मेरा केस चल रहा है। एंटी करप्शन कोर्ट में नहीं, एंटी करप्शन की थाने के अंदर। वो आपके भांजे को कत्ल करने की वजह क्या थी? वजह ये है कि उन्होंने पहले भी उसके ऊपर फायरिंग वगैरह की थी। उसको मेरे पास वो सबूत सारे मौजूद है। ये एक दहशतगर्द टीम है, कब्ज़ा माफिया है, ये दहशतगर्दी करते हैं, मनशियात फरोशी करते हैं। और ये एक अभी क्या सूरत हाल है? अभी सूरत हाल ये है कि जो आखिरी उनकी रिपोर्ट आई है सर, उन्होंने मेरे गवाह को बीबी को सिदरा को गवाह लिख दिया, मुजरिम को। ये इस चीज़ का मेरे पास प्रूफ मौजूद है सर। अब मैं कोर्ट में धक्के खा रहा हूँ और पुलिस के पास। कितने अरसे से आप कोर्ट में आ रहे हैं? ये 9/4 से लेकर 2024, आज 7वां महीना जा रहा है। 7वें की सर 20 तारीख हो गई है। कोर्ट किस लिए आते हैं आप? कोर्ट यही अपना इंसाफ मांगने के लिए। इंसाफ नहीं मिल रहा? इंसाफ मुझे नहीं मिल रहा जी। वो मोहम्मद अली भट्ट ने पहले दिन से हमें ये बोला था कि आपने किसी की सिफारिश नहीं डलवानी, किसी को आपने पैसा नहीं देना। तो इसलिए हमने किसी की सिफारिश भी नहीं डाली। हालांकि हमारे इलाके के वो MN स्पीकर हैं अयाद सादक, वो भी हैं, और उसके बाद से शौकत भट्ट हैं। वो किसी की भी हमने उसको सिफारिश नहीं जो ना, किसी को नहीं भी बोला कि आप सिस्टम पे एतमाद किया कि ये ईमानदार अफीसर है और ये ईमानदारी से काम जो ना कर रहा है। तो हम उसके भरोसे से जो ना हम बस चक्कर लगा रहे हैं। हफ्ते बाद हमें बुला रहा है, 15 दिन के बाद बुला रहा है, महीने के बाद बुला रहा है। वो भी जब हमने उसको टच करना है तो उसने बोलना है कि आप आ जाओ। आके तो जो उसका जो रीडर है ना, वो उसका नाम है हमायूं, वो हमें बुलवाता है डायरेक्ट। अब उसके साथ हमारी बात नहीं करवाता। जो DSP मोहम्मद अली भट्ट है ना, उसके साथ जो है ना हमारी बात नहीं करवाता। वो जब वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे तकरीबन 2-2, 3-3, 4-4 घंटे उसका इंतज़ार करना पड़ता है। उसके बाद वो मिलता है 2-3 मिनट, अगर मिलता भी है तो वो हमें सिर्फ मुतमिन कर देता है कि ये हफ़्ता हमें दे दे, तो हम इंशाल्लाह जो है ना मुलज़मों को पकड़ने का मैं आपसे शर्मिंदा हूँ। अभी तकरीबन कितना टाइम उनको दें, तकरीबन 2 साल का जो टाइम है वो पीरियड शुरू हो गया। तो वो जो दूसरा जो हमारा जो कातल है वो अभी इश्तिहारी है। अभी ये देखो इनके पास लोकेशनें हैं आम, जो बिल्कुल गाँव के जो ये जो है ना, हमारे पास एक चौकी है, उनके पास भी अगर इस तरह का केस देना तो वो भी हफ्ते के अंदर अंदर जो है ना वो चोर को पकड़ लेते हैं। लेकिन इनके पास तो सिस्टम बहुत बड़ा है। इन लोगों ने अभी तक वो सिस्टम को या तो इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगर कोई भी बात है तो खुल के हमसे बात करें कि भाई ये बात है कि इस तरह हम जो ना कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उसके भरोसे पे ना किसी की सिफारिश अभी तक सिफारिश नहीं डाली। ये बताएं कि हमारे निज़ाम में जिस फैमिली का कत्ल हो जाता है, जो मकतूल की फैमिली होती है, क्या उसे आपके ख़्याल में इंसाफ जल्दी जल्दी मिल जाता है या उनकी सुनवाई हो पाती है?
नहीं, ऐसा नहीं है, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर किसी भी फैमिली का मर्डर हो जाए, कत्ल हो जाए, तो पहले तो एफआईआर कराना ही बहुत मुश्किल काम है। बहुत एफर्ट के बाद, बहुत मेहनत करके एफआईआर दर्ज कराई जाती है। एफआईआर से पुलिस या थाना अवॉइड क्यों करता है? वो इसलिए अवॉइड करते हैं, एकदम से ना वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उनको लेना चाहिए इस पर स्टेप, लेकिन वो लेते नहीं हैं, क्योंकि बहुत से लेकुनाज होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। मतलब कुछ इस तरह के होते हैं ख़ानदानी दुश्मनी के डिफरेंट उसमें मर्डर होते हैं, जैसे लाइक अदनान मर्डर केस हो गया, या इस तरह के कोई भी डिफरेंट। सारा इनाम है, मुकद्दम नूर मुकद्दम का केस है। जी, नूर मुकद्दम का केस है, ज़ैनब कत्ल केस है। अब उसमें लिकुनाज इस तरह के छोड़ दिए जाते हैं, एफआईआर दर्ज करते हुए भी, कि मुलजिम फिर आराम से बरी हो जाते हैं। उसमें हर्डल्स होती हैं, जगह जगह उसकी तफ्तीश में हर्डल्स होती हैं, उसको ज़मानत के लिए जब जाते हैं तो मुश्किलात होती हैं, उसके चलान आने में बहुत टाइम लग जाता है, उनके मेडिकल के लिए मुश्किल हो जाता है, मेडिकल लीगल वो उस तरीके का नहीं बनाया जाता, उसमें टेक्निकलिटीज़ होती हैं इन्वॉल्व, जिस वजह से लोग बरी हो जाते हैं। तो आपके ख्याल में इस वक्त जो पाकिस्तान के अक्रॉस जो भी मर्डर्स होते हैं, उनकी ज़्यादातर वजह क्या चीज़ बनती है? मुख्तलिफ मसाइल हैं, उसमें देखें ख़ानदानी दुश्मनियाँ आ जाती हैं, उसमें फैमिली तशद्दुद आ जाता है, और मेंटेनेंस वगैरह, प्रॉपर्टी की इश्यूज़ है। जी, प्रॉपर्टीज़ के इशू हैं, वो दीवानी मुकदमात जो होते हैं वो आ जाते हैं। बेस में बहुत सी चीज़ें, पस पर्दा जो भी एफआईआर्स हो रही हैं या मर्डर्स हो रहे हैं ना, उनके पस पर्दा एक कहानी होती है। कोई भी आपकी ख़ानदानी दुश्मनी हो गई, ख़ानदानी झगड़े हो गए, फसाद हो गए। असल में ये है कि सोसाइटी हमारी अदम बर्दाश्त का शिकार हो गई है, इनमें बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, जिस वजह से ये सारे मामलात हो रहे हैं। एफआईआर्स भी दर्ज नहीं हो रही। बंदे लास्ट वीक में एक ये हुआ था कि एक खातून ने खाना देर से बनाया, जिसकी वजह से उसके खामन, उसके देवर और दीगर अफराद खाना ने उस पर तशद्दुद किया, जिसकी वजह से वो फौत हो गई, मर्डर हो गई, कत्ल हो गई, और उसका अभी तक कुछ नहीं बना। आपके ख्याल में ये जो कातिल और मकतूल के दरमियान जो भी बातचीत होती है, कभी ये असली बात भी सामने आती है या नहीं आती? बहुत कम होता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि असल बात कभी सामने लाना ही बहुत मुश्किल होता है। प्रेशर होते हैं, सोसाइटी के प्रेशर्स होते हैं, लोग एफआईआर दर्ज कराने से भी कतराते हैं, और अगर कतरा दी जाए तो कॉम्प्रोमाइज़ कर दिए जाते हैं कि मुसालत कर लें। हमारी सोसाइटी के प्रेशर्स होते हैं, और असल बात बहुत कम निकलती है। जी, खातून पर तेज़ाब फेंकने के मामले में मजमूई तौर पर अब तक 3 मुलज़िमान को गिरफ़्तार किया गया है। इस वक्त हमारे साथ एसपी टाउन नाज़िर शहज़ादी मौजूद है, इनसे तफसील से बात करते हैं। मैडम, बताइएगा ये वाक़या जो हुआ था, तो बेसिकली ये पेशावर का पहले इस तरह का वाक़या हुआ है, और मजमूई तौर पर मुलज़िमान जो गिरफ़्तार हुए तो उन्होंने क्या बताया, इन्वेस्टिगेशन क्या हुई, तफसील बताइए। हाँ जी, ये पेशावर में इस नौइयत का पहला वाक़या था जिसमें कि खातून को रेज की बेस पे निशाना बनाया गया था, और उसमें जेलसी फैक्टर था जो पीछे बिहाइंड द सीन फैक्टर था, जो कि उसके एक्स हस्बैंड की तरफ से था। उसने ये प्लानिंग की थी सारी की सारी, और लोगों को हायर किया जो उसकी रेकी करते थे, उसकी मूवमेंट्स देखते थे कि वो कब निकलती हैं, कहाँ जाती हैं, और इसी तरह से उसके ये सारा प्लान किया। और उसमें फिर 2 अलग से लोग हायर किए जिन्होंने उसके ऊपर एसिड थ्रो किया। इसमें हमने एक मुलजिम को गिरफ़्तार किया था। उसके अलावा आज हमें जो मरकज़ी मुलजिम था जिसने एसिड उसको थ्रो किया था, उसके ऊपर, उसके चेहरे पे गिराया था, जिसमें 2 बच्चों के ऊपर भी गिरा था और उसकी बहन के ऊपर भी एसिड गिरा था, उसको हमने गिरफ़्तार किया। और उसने ये कन्फेशन किया है कि उसने ये सारा काम किया है, और उनके राब्ते थे, जो उसका एक्स हस्बैंड है उसके साथ राब्ते थे। उन्होंने लाहौरी गेट से जाके एक मार्केट से, एक दुकान से एसिड लिया है, और उन्होंने ये उसके ऊपर फेंका था। इसके एवज़ उन्होंने 8 लाख रुपए लिए थे उनसे, और ये उन्होंने आपस में बांटे हैं। और इसमें जो रेकी करने वाला मुलजिम था जिसने इन्फॉर्मेशन सारी इकट्ठी की थी कि खातून कब निकलती हैं, कहाँ कहाँ जाती हैं, किस टाइम पे निकलती हैं, तो इसकी रेकी करने वाला जो मुलजिम था वो भी हमने गिरफ़्तार किया है उस मुलजिम की इन्फॉर्मेशन के ऊपर। और इसके अलावा हम वहाँ तक भी गए हैं जहाँ से, जिस दुकान से ये एसिड लिया गया है। अब वो दुकानात जो हैं वो तो एसिड परचून की दुकान जैसे होती है उसी तरह से वो अपने अशिया वगैरह फ़रोख्त कर रहे हैं, सर्फ़ वगैरह, साबुन जिसमें एसिड भी उन्होंने रखा हुआ है। तो इसमें एक इशू हमें ये फ़ेस करने में आया कि एसिड जो है वो इलीगली रखा हुआ था, उन्होंने उसके पास उनके पास परमिट वगैरह नहीं था। तो इस हवाले से भी हम एक्शन ले रहे हैं कि हम जो एडमिनिस्ट्रेशन है हम उसको लेटर कर रहे हैं कि इसके हवाले से एक्शन लें जो लोग इलीगली एसिड रख रहे हैं पास, ताकि इस पे एक्शन लिया जा सके। अच्छा मैडम, एक जो मुलजिम है जो इसका साबिक शौहर बताया जा रहा है,
उसकी गिरफ्तारी के लिए आप क्या एक्शंस ले रही, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये सारा कुछ जो है उन्हीं के कहने पर हुआ और जिस तरह आपने कहा कि 8 लाख रुपए भी इन मुलजमान को दिए थे, तो उसकी गिरफ्तारी के लिए आप क्या स्टेप्स ले रही? हाँ जी, उसमें हमने ये किया है कि बाकायदा उसमें हम स्टेप्स लेंगे और हमने लेटर भी कर दिया है उसके लिए, क्योंकि ये थोड़ा प्रोसेस है लंबा जिसमें हम इंटरपोल से भी रब्ता करते हैं और डिफरेंट जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंटरनेशनली और नेशनली, उनसे हम रब्ता करके तो उसको उस मुलजिम को हम वहाँ से लेके आएंगे।